नमस्कार बच्चों, देखिए अपन जो है रासायनिक सूत्र लिखना पढ़ रहे थे। इससे पहले अपन पढ़ेंगे कि संयोजकता क्या होती है। संयोजकता अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो किसी तत्व की संयोजन क्षमता जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, संयोजकता। किसी तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजन क्षमता को अपन क्या कहते हैं, संयोजकता। देखिए संयोजन क्षमता क्या होती है। देखो लुईस ने जो है कोसेल लुईस ऑस्ट्रिक नियम दिया। क्या दिया? कोसेल लुईस ने ऑस्ट्रिक नियम दिया। देखिए ऑस्ट्रिक नियम क्या होता है। अपन ऑस्ट्रिक नियम की बात करते हैं कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में जो है, इस नियम के अनुसार किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अपन इसमें लिखेंगे कि ऑस्ट्रिक नियम, इस नियम के अनुसार किसी तत्व के बाह्यतम कोश में आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो किसी तत्व की संयोजन क्षमता जो होती है वो संयोजकता कहलाती है। कोसेल लुईस ने एक नियम दिया था और उस नियम को अपन क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिक नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, कोसेल लुईस के ऑस्ट्रिक नियम के अनुसार, कि कोई भी तत्व है उसके बाह्यतम कोश में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखिए लुईस कोसेल के अनुसार या कोसेल लुईस के ऑस्ट्रिक नियम के अनुसार किसी भी तत्व में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेगा कि जो है, या तो इलेक्ट्रॉनों का तत्व साझा करेगा, या इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो कोई भी जो है तत्व है वह अपने ऑस्ट्रिक को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, या इलेक्ट्रॉनों को जो है ग्रहण करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन करेगा, साझा करेगा। तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिक नियम। देखिए किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना, या इलेक्ट्रॉनों को साझा करना, या इलेक्ट्रॉनों को त्यागना क्या कहलाता है, संयोजन क्षमता। क्या कहलाता है, संयोजन क्षमता। तो देखिए अपन संयोजकता की दूसरी परिभाषा अपन ये दे सकते हैं। संयोजकता की दूसरी परिभाषा दे सकते हैं। पहले तो दे सकते हैं कि किसी तत्व द्वारा या किसी तत्व की संयोजन क्षमता संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है। या दूसरी परिभाषा अपन ये दे सकते हैं कि किसी तत्व द्वारा अपना ऑस्ट्रिक पूरा करने के लिए किसी तत्व द्वारा अपना ऑस्ट्रिक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉनों को त्यागना,
या इलेक्ट्रॉनों का साझा करना। संयोजकता कहलाता। संयोजकता कहलाता है कि किसी भी तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं, या किसी तत्व के द्वारा अपना अस्त्र पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना या इलेक्ट्रॉनों का साझा करना क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। देखिए अपन संयोजकता के उदाहरणों की बात करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। देखिए संयोजकता के लिए एग्जाम्पल देते हैं अपन कि जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन प्रतीक चिन्ह हो जाएगा SI। सिलिकॉन एक धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। देखिए सिलिकॉन जो होता है इसका जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है? सिलिकॉन का 14 होता। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होगी? बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता। तो यहाँ बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, और बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा? सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना पड़ेगा। तो यह सिलिकॉन जो है उपधातु है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं, मैं बता चुकी ये बातें, जितनी भी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, और इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है। जितनी भी अधातुएं होती हैं वो क्या करती हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती हैं? ऋणायन बनाती हैं। तो यहाँ धातुएं जो है कौन सी हैं? जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। यहाँ क्या हो जाएगा? जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है। यहाँ आप दे सकते हो जैसे कैल्शियम है आदि। जितनी भी धातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है, जितनी भी अधातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन ये क्या है? क्लोरीन है। और यहाँ अपन क्या दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, वो धातुएं कहलाती हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, पोटेशियम आदि। देखिए यहाँ सिलिकॉन जो होता है धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या है? उपधातु है। तो उपधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकती है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकती है। तो यहाँ सिलिकॉन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अपना अस्त्र पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगी या 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगी और 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अस्त्र पूरा कर लेगी। अतः सिलिकॉन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 होगी। सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। तो अपन संयोजकता की दूसरी परिभाषा ये दे सकते हैं कि किसी तत्व के बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और किसी तत्व के बाहरी कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ सिलिकॉन जो है उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अतः सिलिकॉन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसी तरह से अपन और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को अपन किससे प्रतीक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं? N से। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 5। अपना अस्त्र पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? तो 3 इलेक्ट्रॉनों की। तो
तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए कैल्शियम, कैल्शियम को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? Ca से। परमाणु क्रमांक किसका होता है? 20। तो कैल्शियम के जो है पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि कैल्शियम जो है उसकी संयोजकता भारी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से अपन संयोजकता के लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। देखिए 10 तत्व मैंने आपको दिखे, 10 तत्वों के प्रतीक चिन्ह लिखे। हाइड्रोजन जो होता है इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है, इसलिए हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। कितनी होगी? 1। इसी तरह से हीलियम के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। लेकिन हीलियम का K कोष पूर्ण भरा हुआ होता है, तो हीलियम का पहला कोष पूर्ण भरा हुआ होने के कारण इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। किसी तत्व का पूर्ण भरा हुआ कोष है, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, या बाहरी कोष पहले जो K कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो वो क्या है कि कोष पूर्णतः भरा हुआ है और इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 0 होगी। लिथियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 1। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लिथियम की संयोजकता 1। बेरिलियम के पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहला कोष तो भरा हुआ है, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉनों जो है ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए बेरिलियम क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, अतः बेरिलियम की संयोजकता क्या होगी? 2 होगी। त्यागने वाले जो होंगे उसमें जो है +2 +1 ऐसे होगी, और जो ग्रहण करने वाले हैं जैसे ऑक्सीजन उसमें माइनस होगी। लेकिन आपको ये बड़ी क्लास में आएगा, इसलिए आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन की संयोजकता पहले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, अधूरा है, इसलिए 1 संयोजकता होगी। हीलियम जो है उसमें 2 बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन है, या ये कहूँ कि इसका K कोष पूर्ण भरा हुआ है, और K कोष पूर्ण भरा हुआ होने के कारण हीलियम की संयोजकता क्या होगी? 0 होगी। लिथियम जो है उसमें पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा जो है कोष है उसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा? लिथियम जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना देगा, इसलिए लिथियम की संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। बेरिलियम का पहला कोष जो है पूर्ण भरा हुआ है, दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम जो है अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेरिलियम को? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं करेगा और क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, अतः बेरिलियम की संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। बोरॉन है, पहला कोष पूर्ण भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और दूसरे में 3, तो बोरॉन की संयोजकता क्या होगी? 3 होगी। ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। कार्बन की 2 और 4 की पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे हुए हैं, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉनों का या तो साझा कर लेगा या 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। नाइट्रोजन है, पहले कोष में 2 और लास्ट वाले में कितने हैं? 5। तो इसको जो अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना? 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, और 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करने के लिए क्या होगा कि नाइट्रोजन के अंदर संयोजकता कितनी होगी? 3 या 5 भी लिख सकते हो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 6, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, तो अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। क्लोरीन का हो जाएगा 2 7, अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। नियोन जो है उसमें 2 8, दोनों कोष पूर्ण भरे हुए हैं और पूर्ण भरे हुए हैं, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरह से हम क्या याद कर लेंगे? संयोजकताएं याद कर लेंगे। देखिए इसके बाद में अपन क्या सीखते हैं
कि रासायनिक जो है सूत्र लिखना सीखते हैं। और रासायनिक सूत्र लिखने के लिए अपन क्या करते हैं कि धातु धातु एवं अधातु से यौगिक बनता है। मान लीजिए धातु और अधातु दोनों से यौगिक बन रहा है, तो अपन क्या करेंगे कि धातु का नाम या प्रतीक जो है वो रासायनिक सूत्र लिखते समय पहले लिखेंगे, अधातु का जो है प्रतीक या सूत्र जो है वो बाद में लिखेंगे। तो यदि धातु एवं अधातु से यौगिक बनता है तो धातु या धातु का प्रतीक को रासायनिक सूत्र में रासायनिक सूत्र लिखते समय पहले लिखते हैं तथा अधातु या उसके प्रतीक को बाद में लिखते हैं। अधातु या उसके प्रतीक को बाद में लिखा जाता। पहला नियम अपन ये लिखेंगे कि रासायनिक सूत्र पर अपन यौगिक का लिख रहे हैं, तो यौगिक अगर धातु और अधातु दोनों से मिलकर के बना है तो धातु जो है उसको अपन पहले लिखेंगे और अधातु जो है उसको बाद में लिखेंगे, चाहे उसका प्रतीक लिखें चाहे धातु और धातु को लिखें। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल अपन देंगे जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड किससे बना है? कैल्शियम और ऑक्सीजन से। कैल्शियम क्या है? धातु है, तो धातु का अपन क्या लिखेंगे? सूत्र लिखते समय क्या लिख देंगे? Ca। ऑक्साइड किससे बना है? ऑक्सीजन से, तो क्या हो जाएगा इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह से और दे सकते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे अपन और एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, और दे सकते हैं कॉपर, ऑक्साइड, क्या दे सकते हैं? कॉपर ऑक्साइड। इसी तरह से अपन और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आयरन सल्फाइड, देखिए अपन क्या लेंगे कि धातु और अधातु दोनों को मिलाकर के यौगिक बना है, तो अपन अणुसूत्र लिखेंगे, रासायनिक सूत्र लिखेंगे। उस समय हम क्या करेंगे कि धातु को तो पहले लिखेंगे, अधातु को बाद में लिखेंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम धातु है, ऑक्साइड ऑक्सीजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। देखो कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहां कैल्शियम क्या है? धातु है, तो धातु को अपन किस सूत्र लिखते समय क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है, और अधातु को अपन क्या लिखेंगे? बाद में लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिख दिया? बाद में ओ लिखा है।
इसी तरह से सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन से बना है। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो किससे बना है? सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर के किसको बनाती हैं? सोडियम क्लोराइड को। किसको बनाती हैं? सोडियम क्लोराइड को। तो यहाँ सोडियम क्या है? धातु है। यहाँ क्या है? क्लोरीन क्या है? अधातु है। धातु को अपन पहले लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे? सोडियम पहले लिख देंगे और क्लोरीन क्या लिख देंगे? बाद में लिख देंगे। कॉपर ऑक्साइड कॉपर और ऑक्सीजन से बना है, तो कॉपर धातु है, तो कॉपर को क्या लिखेंगे? पहले ऑक्साइड, तो अपन ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे? बाद में। आयरन सल्फाइड आयरन और सल्फर दोनों से मिलकर के आयरन सल्फाइड बना है, तो अपन क्या लिख देंगे? आयरन को Fe। फेरम जो है लेटिन नाम होता है लोहे का, इसलिए इसको लिख देंगे Fe। सल्फाइड को लिख देंगे S। तो अपन जो है धातु और अधातु दोनों से मिलकर के यौगिक बनता है, और उस यौगिक का अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र लिखते हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं कि धातु को पहले लिखेंगे या धातु के प्रतीक को पहले लिखेंगे, और जो है अधातु को बाद में लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि अपन सरल यौगिकों के सूत्र लिखना। सरल यौगिकों के सूत्र लिखना। सरल यौगिकों के सूत्र लिखने के लिए अपन क्या करेंगे कि कोई भी रासायनिक सूत्र लिखेंगे उससे पहले हम तत्व का जो है सूत्र लिखेंगे, तत्व का प्रतीक लिखेंगे। किसी यौगिक का अणु सूत्र या लिख सकते हैं रासायनिक सूत्र। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखते समय तत्वों के प्रतीक पहले लिखकर उनके नीचे संयोजकताएं लिखते हैं। उनके नीचे क्या करते हैं? संयोजकताएं लिखते हैं। संयोजित परमाणुओं को संयोजकताओं को क्रॉस करके लिखते हैं। उनके नीचे संयोजकताएं लिखते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि संयोजित परमाणुओं की संख्या को क्रॉस करके जो भी परमाणु संख्या जुड़ी हुई है उनको क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे, और क्रॉस करके क्या लिख देंगे? अणु सूत्र लिखते हैं। अणु सूत्र लिखते हैं। देखिए कोई भी यौगिक है उसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो उससे पहले उस यौगिक में उपस्थित तत्वों के प्रतीक लिखेंगे, उनके नीचे संयोजकताएं लिखेंगे, और उनके बाद में उन संयोजकताओं को एक दूसरे के विपरीत क्रॉस कर देंगे। काट छाट करके अपन क्या कर देंगे? यौगिक का क्या लिख देंगे? अणु सूत्र लिख देंगे। जैसे आपको पहले उदाहरण दिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का
या हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों से मिलकर के क्या बना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए हाइड्रोजन को तो अपन किससे दर्शाएंगे, H से, क्लोरीन को किससे दर्शाएंगे, Cl से। देखिए हाइड्रोजन H से, क्लोरीन को Cl प्रतीक चिन्ह से दर्शा दिया। क्या लिखा था कि पहले उनके क्या लिखेंगे, प्रतीक लिखेंगे, लिख दिए तत्वों के प्रतीक। बाद में देखिए अपन क्या करेंगे कि तत्वों की क्या लिखेंगे, संयोजकता लिखेंगे। तो अपन इधर लिख सकते हैं कि तत्व प्रतीक, यहां लिख सकते हैं संयोजकताएं। क्या लिख देंगे, संयोजकताएं। संयोजकता देखो हाइड्रोजन की संयोजकता बताई थी, अभी कितनी होती है, 1 होती है। क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होता है। तो देखिए पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे हुए हैं, दूसरा कोष पूरा भरा हुआ है, तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, स्ट्रक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ इसकी संयोजकता कितनी है, 1 है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों की क्या लिख दी, संयोजकता लिख दी, एक दूसरे के विपरीत क्रॉस कर देंगे। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि H1Cl1। तो 1 को अपन लिख के क्या लिख देंगे, सीधा ही क्या लिख देंगे, HCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, HCl। क्या हो जाएगा, HCl। तो अपन क्या लिख देंगे नीचे, हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, HCl। क्या हो जाएगा, HCl। अब आपसे पूछे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु सूत्र लिखिए, तो आपको ये लिखना है कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि तत्व जो भी दिए हैं उनके क्या लिख देंगे, प्रतीक लिख देंगे। जिससे H है वो हाइड्रोजन का प्रतीक है, क्लोराइड तो वो क्लोरीन है, तो क्लोरीन लिख दिया प्रतीक। संयोजकता हाइड्रोजन की भी 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है, एक दूसरे के विपरीत क्रॉस कर दिया। तो H की भी 1 है, क्लोरीन की भी 1 है, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अपन क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु सूत्र क्या हो जाएगा, HCl। क्या हो जाएगा, HCl। देखिए इसी तरह से अपन दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, और दूसरे एग्जाम्पल में अपन लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र। हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए सल्फर जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन जो होता है उसका 1, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो गया। सल्फर का कितना होता है, 16, पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना होगा, 6। तो सल्फर की संयोजकता कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, 2, क्योंकि अस्त्र पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो सल्फर की संयोजकता कितनी होगी, 2। तो अपन क्या करेंगे कि तत्व के प्रतीक, तत्व के प्रतीक अपन लिख देंगे। एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, सल्फर। दूसरा क्या लिखेंगे, संयोजकताएं। दूसरा क्या लिखेंगे, संयोजकताएं। और संयोजकताएं जो है हाइड्रोजन की 1 होती है, सल्फर की अभी बताइए कितनी बताइए, 2, विपरीत लिख देंगे। तो देखो अणु सूत्र को है एक दूसरे के विपरीत क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन की कितनी हो गई, 2, सल्फर की क्या हो गई, 1। तो अपन क्या लिख देंगे, अणु सूत्र। क्या लिख देंगे, यहाँ H2 और यहाँ क्या लिख देंगे, S। 1 को अपन लिखेंगे नहीं, 1 को अपन क्या नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, H2S। H2S, H यानी कि हाइड्रोजन जो है उसकी 2, सल्फर जो है उसके एक दूसरे विपरीत करेंगे। तो ये इसका H2S किसका अणु सूत्र हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो आपको जो है हाइड्रोजन सल्फाइड का अणु सूत्र पूछे तो आप लिख सकते हो H2S। ठीक है, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।